हेलो। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे और सब सही चल रहा होगा। चलो एक बात बताओ, तुम लोग मेरे वीडियोस क्यों देखते हो? अच्छे अच्छे एनिमे रिकमेंडेशंस के लिए। और तुम जानते ही हो मेरे ज्यादातर वीडियोस उन्हीं एनिमे पर होते हैं जो तुम्हें एकदम बढ़िया फील कराते हैं। दुनिया की मोह माया से तुमको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दूर लेके जाते हैं। उस टाइम तुम हैप्पी फील करते हो। लेकिन तुमने इस वीडियो का टाइटल देखा, डार्क रियलिटी ऑफ एनिमे इंडस्ट्री। ऐसा टाइटल क्यों? माना एनिमे डार्क हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री कैसे डार्क है? तो देखो, ये टाइटल इसलिए, जो तुम एनिमे देखते हो, खुश होते हो जिन एनिमे को देख के, उन्हें बनाने में जो आर्टिस्ट लगते हैं वो खुश नहीं है। उनके लिए ये काम कई बार नरक से कम नहीं होता। वो अपने घर वालों से दूर रहते हैं, खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम छोड़ो खाने के लिए पैसे नहीं है, कई रातों तक सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत लोगों की तो जान तक चली जा रही है। अब तुम्हें ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जापानीज कल्चर के हिसाब से ये बड़ी नॉर्मल चीज हो चुकी है। उन लोगों को ना चाहते हुए भी इस सब की आदत पड़ चुकी है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ये सब होता तो होगा पर छोटे आर्टिस्ट के साथ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सोलो लेवलिंग का नाम सुना है? वही एनिमे जिसे तुम अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। इस इंडस्ट्री की वजह से उस एनिमे के एक आर्टिस्ट की जान जा चुकी है। अब कुछ ज्ञानी लोग कह रहे होंगे सोलो लेवलिंग जापान का नहीं, कोरिया का है। तो मेरे यार, ये सिर्फ जापान की प्रॉब्लम नहीं है, ये कोरिया में भी हो रहा है। कोरिया भी इस सब में शामिल है। अब सवाल आता है, ऐसा हो क्यों रहा है? जबकि हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट परसेंटेज रखने वाली इंडस्ट्री एनिमे इंडस्ट्री है। अगर तुम्हें ये पता नहीं था तो मैं तुम्हें कुछ फिगर्स बता दे रहा हूँ। 2020 में आई डीमन स्लेयर की मूवी, $507 मिलियन इसका बॉक्स ऑफिस था। योर नेम 398 मिलियन, स्पिरिटेड अवे 395 मिलियन, सुजुमे 323 मिलियन, एंड द बॉय एंड द हीरोइन 294 मिलियन। ये सब इन मूवीज के बॉक्स ऑफिस हैं। अब तुम सोचो इन्हें बनाने में कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो इन सब में से जिसका सबसे हाईएस्ट बजट है वो है डीमन स्लेयर की मूवी, और उसका बजट पता है कितना है? 15 मिलियन, बस 15 मिलियन। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये फिगर्स हर बढ़ते साल के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। कोविड के बाद तो इनकी स्पीड अलग ही लेवल पर चल चुकी है। 95% से भी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे 3 चीजों का हाथ है: माइंडसेट, वर्किंग आवर्स एंड लो सैलरी। सबके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है माइंडसेट, जो हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोग क्रिएट करते हैं। इसमें 3 बातें बोली जाती हैं। तुम लोग को जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और तुम्हारे चक्कर में बहुत लोगों का नुकसान होगा, उम्मीदें टूटेंगी। ये सब सुनकर आर्टिस्ट खुद को पुश करता है और जापान दुनिया में हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज के नाम से फेमस हो जाता है। लेकिन इस हार्ड वर्क के नाम पर दूसरे आर्टिस्ट की उम्मीदों पर खरे उतरने के चक्कर में ये लोग ओवर टाइम कर रहे होते हैं, क्योंकि डेडलाइंस मीट करनी होती हैं। और इस सब का रिजल्ट ये होता है, ये लोग कई कई दिनों तक सो नहीं पाते, जिसके बाद करोशी जैसे टर्म इस दुनिया में क्रिएट होते हैं। करोशी एक जापानीज टर्म है जो कि 1978 में पहली बार दुनिया के सामने आया। इसे उन लोगों के लिए यूज किया जाने लगा जो ओवर टाइम का शिकार हुए, उनकी जॉब ने उनकी जान ले ली। एनिमे इंडस्ट्री में ये टर्म काफी पॉपुलर है, या तुम कह सकते हो काफी कॉमन है। पिछले कुछ सालों में इसके केसेस और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ एनिमे इंडस्ट्री अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है, दुनिया भर के लोग के दिलों पर राज कर रही है। दूसरी तरफ उन्हीं एनिमे को क्रिएट करने वाले इस वर्किंग डिपार्टमेंट का शिकार हो रहे हैं। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन जापानीज एनिमेटर जो कि अपने अर्ली 30s में है, उनकी सैलरी कंट्री के नेशनल एवरेज से कम है। जबकि मांगा के सिर्फ एक पेज को एनिमेट करने में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि तुम जानते ही हो मांगा एक हाथ से ड्रॉ करी बुक ही तो होती है, उसको फिर पेज बाई पेज एनिमेट ही तो किया जाता है। तो इस काम में कितना पेशेंस एंड मेहनत लगती होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और फिर उस आदमी को सही से सैलरी ना मिले जो ये कर रहा है, तो ये कितनी खराब बात है। अगर तुम्हें मैं वर्ल्ड वाइड करोशी का एक एवरेज बताऊं तो WHO के अकॉर्डिंग 7,45,000 पीपल हर साल इस वर्किंग डिपार्टमेंट का शिकार होते हैं। देखो, अभी तक बात सिर्फ एनिमे की थी, लेकिन अब जिस रफ्तार से मानवा वेबटून पॉपुलर हो रहे हैं और के ड्रामा एंड एनिमे उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, आने वाले सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनका भी बहुत बड़ा रोल होगा। मांगा की तरह ही लोग वेबटून्स की भी बात कर रहे होंगे। सोलो लेवलिंग, टावर ऑफ गॉड जैसे एनिमे जो कि मानवा की एडेप्टेशन है, जब से पॉपुलर हुए हैं, मतलब फैंस ने इन्हें सुपरहिट बनाया, पसंद किया, तो अब कोरिया से भी रिपोर्ट आ रहे हैं वेबटून्स पर काम कर रहे आर्टिस्ट भी बैड मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशंस
रिस्ट्रिक्शंस से सफर कर रहे हैं। अब देखो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए बहुत से जापानीज आर्टिस्ट तो अब चाइना के लिए काम करने लगे हैं, क्योंकि एक तो चाइनीज एनिमे इंडस्ट्री उन्हें ऑफिस आने को नहीं बोलती, वो उन्हें छूट देती है वो अपने उस माहौल में रहकर काम करें जहां उनकी आर्ट बाहर आती है, और दूसरा वो जापान के कंपैरिजन में उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एनिमे इंडस्ट्री का भी डाउनफॉल जल्दी आएगा। वो जिस रफ्तार से अभी बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से रुक भी जाएंगे, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट अपनी पे आ जाए तो सब बिगाड़ सकता है। हॉलीवुड की राइटर्स एंड डायरेक्टर स्ट्राइक तो तुम्हें याद ही होगी। मार्वल जो कि आज इतना बड़ा एंटरटेनमेंट हाउस है, उसके भी सारे प्रोजेक्ट इस स्ट्राइक के चलते ठंडे पड़ गए थे। हॉलीवुड को बहुत भारी लॉस हुआ था, क्योंकि ना तो फिल्में शूट हो रही थी और ना ही लिखी जा रही थी। तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर एनिमे इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा हो जाए। दूसरी बात, जब आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट किसी दूसरी कंट्री के लिए काम करना शुरू कर दें तो ये तो वैसे ही आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे इस पूरे मामले पर क्या व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सके तो ये भी बताना इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। और हाँ, क्या ऐसे ही टॉपिक्स पर और भी वीडियो देखना चाहोगे ये भी बताओ। इसी के साथ अगर ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।